स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स दिस वीक हिंदी में। इस एपिसोड में मैं सैयद आमिर हुसैन भारत के हर कोर्ट से आने वाली इस हफ्ते की ताजा खबरों के बारे में आपको बताऊंगा। हमारे साथ बने रहिए इन सारी जरूरी खबरों को जानने के लिए। हाँ, मगर अगर आप किसी भी खबर के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो उसके लिए जरूर जाइए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in पर। इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करें। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर में संभल जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। न्यायालय ने मौखिक रूप से सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार सांप्रदायिक सद्भाव के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 के तहत सामुदायिक मध्यस्थता के लिए एक शांति समिति बनाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में ट्रायल कोर्ट के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कोर्ट कमिश्नर को एक मुकदमे में मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। इस मुकदमे में दावा किया गया था कि मस्जिद का निर्माण एक मंदिर को नष्ट करने के बाद वहां किया गया था। पिछले हफ्ते संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन ने एक अधिवक्ता आयुक्त द्वारा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एक पक्षीय आदेश पारित किया था। वादी ने दावा किया कि चंदौसी में शाही जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में वहां मौजूद एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया था। सर्वेक्षण के कारण हिंसा भड़क उठी थी और इसमें 4 लोग मारे गए हैं। इस एपिसोड की अगली बड़ी खबर पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर को 1976 में पारित 42वें संशोधन के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया है। पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार शामिल थे, जिन्होंने पाया कि संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है। प्रस्तावना को अपनाने की तारीख प्रस्तावना में संशोधित करने की संसद की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है। इस आधार पर पूर्व व्याप्यता के तर्क को खारिज कर दिया गया। फैसले के बाद सीजेआई खन्ना ने कहा, लगभग कई साल हो गए हैं, अब इस मुद्दे को क्यों उठाना है। पीठ ने 42वें संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 22 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले पीठ ने मामले को बड़ी पीठ को सौंपने की याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज भी कर दिया था। याचिकाएं बलराम सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। आइए इस एपिसोड की अगली बड़ी खबर में अजमेर दरगाह के बारे में आती एक अपडेट पे आते हैं। राजस्थान के अजमेर जिले की एक अदालत ने 28 नवंबर को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर एक सिविल मुकदमे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस जारी किया है, जिसमें दावा किया गया था कि अजमेर दरगाह का निर्माण एक शिव मंदिर के अवशेषों पर किया गया था। सिविल जज मनमोहन चंडेल ने नोटिस जारी किया और मामले को 20 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया। वकील शशि रंजन कुमार सिंह के माध्यम से दायर गुप्ता के मुकदमे में एएसआई को सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सर्वेक्षण करने और पुनर्निर्माण करने का निर्देश देने की मांग की गई है। वर्तमान संरचना को हटाने के बाद स्थल पर भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर बनाने के लिए याचिका दायर की गई है। मुकदमे में कहा गया है कि परिसर के भीतर तहखाने के भूमिगत मार्ग के नीचे एक शिवलिंग स्थित है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हिंदुओं के देवता की पूजा करने के अधिकार का प्रतिवादियों द्वारा लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 28 नवंबर को कहा कि कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या के समाधान के लिए ग्रैप 4 उपायों को लागू करने में अधिकारियों की ओर से घोर विफलता का संकेत देती है। न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर राज्यों से उन उपायों पर सोमवार 2 दिसंबर तक प्रतिक्रिया मांगी है जो वे उन उल्लंघनों के खिलाफ उठाने का प्रस्ताव रखते हैं। इन्हें विशेष रूप से न्यायालय आयुक्तों द्वारा इंगित किया गया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता संकट से निपटने के लिए एमसी मेहता मामले की सुनवाई करते हुए ये निर्देश पारित किए। न्यायालय ने आदेश दिया कि ग्रैप 4 उपाय सोमवार तक जारी रहेंगे। इस बीच
CAQM को एक बैठक आयोजित करनी चाहिए और ग्रैप 4 से ग्रैप 3 या ग्रैप 2 में जाने के बारे में एक सुझाव देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें ईसाई के रूप में जन्मी एक महिला को अनुसूचित जाति यानी SC प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया गया था। महिला ने पुदुचेरी में अपर डिवीजन क्लर्क की नौकरी के लिए आवेदन करते समय हिंदू होने का दावा किया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अपनाए गए धर्म में वास्तविक विश्वास के बिना केवल आरक्षण प्राप्त करने के लिए लिया गया धार्मिक रूपांतरण आरक्षण नीति के मौलिक सामाजिक उद्देश्यों को कमजोर कर देता है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने कहा कि लाभ प्राप्त करने को एकमात्र उद्देश्य के लिए धार्मिक रूपांतरण को संविधान के साथ धोखाधड़ी और आरक्षण नीतियों के लोकाचार के विपरीत देखा जाता है। अपीलकर्ता ने दावा किया कि उसका जन्म एक हिंदू पिता और एक ईसाई मां से हुआ था। दोनों ने बाद में हिंदू धर्म अपना लिया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि उनका परिवार वल्लुवन जाति से था और उनकी शिक्षा के दौरान उन्हें SC समुदाय का हिस्सा ही माना जाता रहा। उनके पिता और भाई दोनों के पास SC प्रमाण पत्र भी थे। हालांकि पीठ ने कहा कि ग्राम प्रशासनिक अधिकारी की एक रिपोर्ट दस्तावेजी सबूतों द्वारा समर्थित ने यह पुष्टि की है कि उसके पिता अनुसूचित जाति से थे, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। अपीलकर्ता का जन्म 1990 में हुआ था और जनवरी 1991 में उसका बैप्टिज्म हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 26 नवंबर को किसी आरोपी को बिना सुनवाई के लंबे समय तक हिरासत में रखने पर चिंता व्यक्त की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ पश्चिम बंगाल में सहायक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में रिश्वतखोरी के आरोपों से उत्पन्न धन शोधन मामले में जमानत की मांग करने वाली चैटर्जी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चलाए गए मामलों में कम सजा दर पर भी प्रकाश डाला। हालांकि पीठ ने जमानत देने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन संबंधित CBI मामलों में चैटर्जी की हिरासत के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनवाई अंततः सोमवार 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। चैटर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि 23 जुलाई 2022 को उनकी गिरफ्तारी के बाद से वो 2.5 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। एक और जरूरी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आसिफ मुस्तहीन नामक एक व्यक्ति की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिस पर कथित ISIS लिंक, अलकायदा विचारधारा और हिंदू संगठनों के सदस्यों को मारने की योजना को लेकर मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ ने यह आदेश पारित किया। हालांकि जमानत देने में मुख्य रूप से लंबी कैद के कारण हस्तक्षेप नहीं किया गया था। न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में की गई कुछ टिप्पणियों को हटा दिया। संक्षेप में आपको बताएं तो आसिफ के खिलाफ मामला यह था कि वो आतंकवादी उसामा बिन लादेन का कट्टर समर्थक था, आतंकवादी संगठन अलकायदा की विचारधारा का पालन कर रहा था, यहां तक कि ISIS से संबंध रखता था और हिंदू संगठनों के सदस्यों को मारने का भी इरादा रखता था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना है कि प्रतिकूल पुलिस सत्यापन यानी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट किसी नागरिक को पासपोर्ट पाने के उसके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। न्यायमूर्ति अनूप कुमार धान की पीठ ने कहा कि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने का निर्णय अकेले पासपोर्ट प्राधिकरण को लेना है और वे केवल प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के कारण बिना सोचे समझे इस तरह के दस्तावेज जारी करने से इनकार नहीं कर सकते। अदालत एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता जिनको 2012 में पासपोर्ट जारी किया गया था, जो 2022 तक वैध भी था। नवीनीकरण के लिए आवेदन सरकार ने बिना कोई उचित कारण बताए खारिज कर दिया था, जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था। तदनुसार याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को नवीनीकृत न करने के सरकार के कृत्य को 8 सप्ताह के भीतर पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के निर्देश के साथ रद्द कर दिया गया। अगली बड़ी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 29 नवंबर को कहा कि वो 16 दिसंबर को तय करेगा कि वकील एक साथ पत्रकार के रूप में भी काम कर सकते हैं या नहीं। न्यायमूर्ति अभय अशोक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ एक वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
जो एक स्वतंत्र पत्रकार यानी एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में भी काम करते थे। न्यायमूर्ति ओक ने कहा, हमारे सामने ये तर्क दिया गया था कि बार के एक सदस्य के लिए पत्रकार बने रहना स्वीकार्य है, इसीलिए हम उस मुद्दे पर फैसला करेंगे। कोर्ट ने पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को वकील मोहम्मद के आचरण की जांच करने का निर्देश दिया था। कामरान मोहम्मद एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करने के साथ साथ एक वकील के रूप में भी प्रैक्टिस कर रहे थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय पिछले सप्ताह एक दृष्टि बाधित उम्मीदवार की सहायता के लिए आया, जो अपने विश्वविद्यालय द्वारा 5वें सेमेस्टर की परीक्षा के परिणाम में त्रुटि के कारण समय पर अखिल भारतीय बार परीक्षा यानी AIBE 19 के लिए आवेदन नहीं कर सकता था। हालांकि विश्वविद्यालय ने त्रुटि सुधार ली और उम्मीदवार को उत्तीर्ण घोषित कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता उक्त त्रुटि के कारण समय पर यानी 15 नवंबर से पहले समय सीमा समाप्त होने से पहले AIBE 19 का फॉर्म नहीं जमा कर सका। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वो याचिकाकर्ता को 1 सप्ताह के भीतर AIBE 19 में उपस्थित होने के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अनुमति दें और उसे 22 दिसंबर को निर्धारित AIBE में उपस्थित होने की अनुमति दें। संक्षेप में, याचिकाकर्ता नवेंदु अग्रवाल ने 5वें सेमेस्टर की परीक्षा के अपने गलत परिणाम को रद्द करने और उन्हें AIBE 19 में उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। हम लौटेंगे अगले हफ्ते कोर्ट्स दिस वीक हिंदी के अगले एपिसोड के साथ। जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए और हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको यह खबरें जान के कैसा लगा। सिर्फ 89 रुपए में हमारे चैनल को ज्वाइन कर हमें सपोर्ट करिए और बने रहिए लाइव लॉ के साथ। धन्यवाद।